नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, शब्द की रचना, शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं जो कि संस्कृत के अवयव हैं वो। ठीक है, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्लियर? तो अभी तक हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं हिंदी के उपसर्ग। इसकी कितनी संख्या होती है? 22 होती है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या होती है 13। और हम तीसरा पढ़ रहे थे उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। ठीक है, हम तीसरा हमारा पढ़ रहे थे उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। ठीक है, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19। कितनी होती है? 19, जिसमें से हम 15 पढ़ चुके थे। कितने पढ़ चुके थे? 15 पढ़ चुके थे। कौन कौन से? देखिए, अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल या फी। ठीक है, ब, बा, बिल, बर, बिला और ला। ठीक है, तो अभी तक हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी, ब, बा, बे, बद, बिल, बर, बिला और ला। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे के हम पढ़ेंगे। 15 पढ़ चुके थे हम, अब हम पढ़ेंगे इसका 16वां उपसर्ग शब्द। वो है सर। क्या है? सर। ठीक है, ये उर्दू वाला सर है। ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं। सर का अर्थ होता है मुख्य। सर का अर्थ क्या होता है? मुख्य। सर का अर्थ क्या होता है? मुख्य। अब इस सर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखिए, जैसे सरताज, सरंजाम, सरंगना और सरकार। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द बनते हैं? शब्द बनते हैं सरताज, सरंजाम, ठीक है, सरंगना और सरकार। ये 4 शब्द हमारे यहाँ ऐसे कई प्रकार के जिनमें सर उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर? ये था हमारा 16वां उपसर्ग शब्द उर्दू का। अब देखिए इसका 17वां है हम। हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला। समान या साथ वाला। ठीक है, अब हम इस उपसर्ग से हम कितने शब्द बना सकते हैं? देखिए किस प्रकार से हम
उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनते हैं, जैसे हम सफ़र, हम राह, हम राज, ठीक है, हमदर्दी, हम उम्र और हमदम, ठीक है, आदि, है ना। तो किस प्रकार से हम उपसर्ग का प्रयोग करके हम सफ़र, हम राह, हम राज, हम दर्दी, हम उम्र और हम दम, इस प्रकार के शब्द हम उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी शब्दों में हमारा उपसर्ग शब्द क्या था? हम था, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने पढ़े सर और हम, दो उपसर्ग शब्द, ठीक है, 16वां और 17वां। आगे देख लीजिए, 18, ठीक है, 18वां होगा हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। हर हमारा एक उर्दू उपसर्ग है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है। हर उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देख लीजिए। हर दिन, हर साल, हर बार, हर एक, हर एक, है ना। हर दिन, हर साल, हर बार, हर एक, हर महीने, हर पल, ठीक है। ये जितने भी शब्द बनाए हमने, इसमें हमने हर उपसर्ग का क्या किया? प्रयोग किया। क्या किया? हर उपसर्ग का प्रयोग किया। क्लियर। तो ये हमारा था इसका 18वां उपसर्ग शब्द। इसका आखिरी अरबी फारसी के जो उपसर्ग है, इसका आखिरी उपसर्ग शब्द 19वां उपसर्ग शब्द देखिए, नेक, ठीक है। नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा। अब नेक उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए। नेक दिल, नेक राह, नेक ईमान, ठीक है, नेक नियत, नेक नाम। देखिए ये जितने भी शब्द हैं, नेक दिल, नेक राह, नेक ईमान, नेक नियत और नेक नाम, तो ये सभी कैसे बने हैं? नेक उपसर्ग का प्रयोग करके बने हैं। क्लियर। तो ये हमारा था 19वां शब्द, ठीक है, हर और नेक। ये हमारे था 19वां उपसर्ग शब्द उर्दू और फारसी के उपसर्ग का। क्लियर। तो अभी तक हम कितने पढ़ चुके हैं? उपसर्ग के प्रकार के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब बारी आएगी चौथे की। चौथा कौन सा? अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19 इसी प्रकार इसके पूरे। ये तीसरा पूरा हो गया। उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग जिनकी संख्या थी 19। अब हम शुरू करते हैं इसका चौथा प्रकार, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ठीक है, वो जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी में उनको क्या उपसर्ग की तरह प्रयोग किया जाता है।
देखिए इसका एक पहला शब्द देखते हैं हम। इसका पहला शब्द है सब। सब सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। क्या अर्थ होता है? अधीन या नीचे। किस प्रकार से? सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं देखिए इन सब में सब उपसर्ग का प्रयोग करके शब्दों को बनाया गया है। और ये जो सब शब्द है ये अंग्रेजी के उपसर्ग का पहला प्रकार है, सब उपसर्ग है, ठीक है। पहला उपसर्ग शब्द है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा पहला उपसर्ग शब्द। इसका दूसरा देखिए डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी का अर्थ क्या होता है? सहायक। आपने सुना होगा डिप्टी कलेक्टर, है ना। तो वो जो डिप्टी रखता है वो अंग्रेजी के उपसर्ग का एक उपसर्ग शब्द है जिसका अर्थ होता है सहायक, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी जज, डिप्टी जज। तो ये जितने भी शब्द हैं कलेक्टर, मिनिस्टर, जज, है ना, इन सब के साथ क्या लगा है? डिप्टी उपसर्ग लगा है। और डिप्टी का अर्थ क्या होता है? सहायक। क्लियर? अब इसका तीसरा देखिए वाइस। इसका तीसरा उपसर्ग शब्द क्या है? वाइस, ठीक है। वाइस का अर्थ होता है सहायक। वाइस का अर्थ भी क्या होता है? सहायक, ठीक है। अब इस वाइस उपसर्ग को जोड़ के हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस राय, वाइस राय, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस राय, ठीक है। तो इन सब में क्या लगा है? वाइस उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि अंग्रेजी का उपसर्ग शब्द है। क्लियर? तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? 3 शब्द पढ़ लिए। कौन कौन से? सब, डिप्टी और वाइस, ठीक है। अब इससे आगे का देखते हैं कि इसके आगे कौन कौन से शब्द हैं अंग्रेजी के उपसर्ग के। चौथा इसका जो शब्द है, ठीक है, चौथा शब्द है इसका जनरल। क्या है? जनरल, ठीक है। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। जनरल का अर्थ क्या होता है? प्रधान, ठीक है। अब इस जनरल उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण होंगे या कौन कौन से शब्द जो जनरल उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। जनरल मैनेजर, मैनेजर, जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जनरल डायर,
ठीक है। तो ये जितने भी शब्द बने हैं, जनरल मैनेजर, जनरल ड्यूटी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल डायर, तो ये सब कैसे बने हैं? जनरल उपसर्ग का प्रयोग करके बने हैं। ठीक है। तो ये था हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग का चौथा प्रकार। इसका पांचवा प्रकार देखते हैं, चीफ। ठीक है। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। ठीक है। तो इस चीफ शब्द का उपयोग करके, चीफ व उपसर्ग का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं इनमें चीफ उपसर्ग का प्रयोग करके ये शब्द बनाए गए हैं। ठीक है। तो हमने कितने पढ़ लिए? सब, डिप्टी, वॉइस, जनरल और चीफ। ठीक है, 5 पढ़ चुके हैं, जनरल और चीफ। इसका अगला देखते हैं, अगला और इसका आखिरी। अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द सामान्यतः यानी कहे मुख्यतः अंग्रेजी शब्द ही होंगे। ठीक है। इसका आखिरी वाला देखते हैं, छठा। छठा है हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य। क्या होता है? हेड का अर्थ होता है मुख्य। इस हेड उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो हेड उपसर्ग का प्रयोग करके हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने उपसर्ग के प्रकार का चौथा प्रकार अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े और ये इसमें हमने जो उपसर्ग थे उसमें सब, डिप्टी, वॉइस, जनरल, चीफ और हेड इन शब्दों को पढ़ा। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है। अब इसका पांचवा उपसर्ग के प्रकार का पांचवा और अंतिम प्रकार है, उसको अब हम पढ़ेंगे। वो कौन सा है कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है, क्लियर? अब हम उसको पांचवा पढ़ेंगे, पांचवा प्रकार पढ़ेंगे। चार पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आता है हमारा पांचवा प्रकार, हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले, प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अवयव, संस्कृत के अवयव। ठीक है। यहाँ हमें हेडिंग से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जो हम हिंदी में तो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त करते हैं, किंतु वो वास्तविकता में क्या होते हैं? संस्कृत के अवयव होते हैं। क्लियर? तो हम इसका पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार या पहला उपसर्ग शब्द अधः। ठीक है। तो हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में हमारा पहला शब्द कौन सा है? अधः। ठीक है। अधः का अर्थ होता है नीचे। अधः का अर्थ क्या होता है? नीचे। ठीक है।
अब इस अध उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए, जैसे अधःपतन, अधोगति, अधोगति, अधोलिखित, अधोलिखित, अधोमुखी, अधोमुखी। ठीक है, तो ये जितने भी अधःपतन, अधोगति, अधोलिखित, अधोमुखी, ये जितने भी शब्द हैं ये कैसे अध उपसर्ग से बने हैं, और ये वो उपसर्ग है जो संस्कृत में अवयव की तरह प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर? इसका हम दूसरा शब्द देखते हैं, अंतः। ठीक है, अंतः का अर्थ होता है भीतरी, जैसे अंतः, अंतः उपसर्ग के साथ बनेगा अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अंतःपुर, अंतःपुर। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अंतःपुर, तो इसमें सब में अंतः उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक संस्कृत का अवयव है। क्लियर? तो हमने कौन कौन से पढ़े? एक पढ़ा अधः और एक पढ़ा अंतः। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा शब्द। ठीक है, तीसरा होगा इसका अ। ठीक है, अ का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अ का अर्थ होता है अभाव। ठीक है, तो इस अ उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए, जैसे अशोक, अकाल, अनीति, अभाव। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द बने, ठीक है, कौन कौन से? अशोक, अकाल, अनीति, अभाव, तो इन सब शब्दों में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। क्लियर? इसका चौथा शब्द देखते हैं, चीर। क्या होता है? चीर। चीर का अर्थ होता है बहुत देर। ठीक है, चीर का अर्थ क्या होता है? बहुत देर, बहुत देर। जैसे चिरंजीवी। चिरंजीवी का अर्थ होगा कि बहुत लंबे समय तक जीने वाला है, या बहुत देर तक जीने वाला, चिरंजीवी। उसके बाद चिरकाल, चिर आयु, चिर कुमार, चिर कुमार। ठीक, क्लियर? तो देखिए, चिरंजीवी, चिरकाल, चिर आयु, चिर कुमार, ये जितने भी शब्द हैं ये कैसे बने हैं? चिर उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, अब हम अपना पांचवा उपसर्ग शब्द देखते हैं। क्लियर? पांचवा उपसर्ग शब्द है पुनर। क्या है? पुनर। पुनर का अर्थ होता है फिर। क्या होता है? फिर या दोबारा या। ठीक है, तो पुनर का अर्थ क्या होता है? फिर। ठीक है, तो इस पुनर शब्द से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखिए, पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन। ठीक है, फिर पुनर्जन्म। ठीक है, तो पुनर्बलन, पुनर्लेखन,
पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, ये जितने भी शब्द हैं ये इनमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पुनरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये हमारा हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं या हिंदी में जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है किंतु संस्कृत के अवयव होते हैं, वो कौन सा? 5वां शब्द था। ठीक, क्लियर। अब हम इसका पढ़ते हैं 6ठा शब्द। इसका 6ठा शब्द देखिए, बहिर। बहिर, बहिर का अर्थ होता है बाहर। बहिर का अर्थ क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो बहिर उपसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है? जब बाहर शब्द का अर्थ निकालना हो, वहां बहिर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बहिर गमन, ठीक है, बहिर जगत, बहिर जगत, ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, बहिर्गमन, बहिर्जगत, ठीक है, तो ये क्या है? इसमें बहिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ हमारा बहिर उपसर्ग। अब इसका 7वां देखिए, 7वां सत। 7वां उपसर्ग क्या है? सत। और सत का अर्थ होता है सच्चा। क्या होता है? सच्चा। ठीक है, अब इस सत उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं देख लीजिए, जैसे सज्जन, सत्कर्म, सत्कर्म, सत्कार्य, सदाचार, सदाचार, सतयुग। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द बने, सज्जन, सत्कर्म, सत्कार्य, सदाचार, सतयुग, इन सब में क्या प्रयोग किया गया? सत उपसर्ग का प्रयोग किया गया। क्लियर? अब इसका हम 8वां प्रकार देखते हैं, पूरा। क्या है 8वां प्रकार? पूरा। पूरा का अर्थ होता है पुरातन, पुरातन या प्राचीन। ठीक है, पूरा का अर्थ क्या होता है? पुरातन या प्राचीन। अब इस पूरा जो उपसर्ग है, इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? देखिए, एक बनेगा पूरा व्रत, एक बनेगा पूरा तत्व, ठीक है, एक बनेगा पूरा तन। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, पूरा व्रत, पूरा तत्व, पूरा तन, ठीक है, ये कैसे बने हैं? पूरा उपसर्ग से बने हैं। क्लियर? क्लियर? तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? हिंदी के जो वो उपसर्ग जो संस्कृत के अवयव होते हैं लेकिन हिंदी में उपसर्ग के प्रयोग किए जाते हैं, उनके हमने 8 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, ये 8 हो गए। ठीक है, क्लियर? अब हम इसके आगे के जो उपसर्ग शब्द हैं वो पढ़ेंगे। सम। 9वां शब्द क्या है? सम। ठीक है, सम, इस शब्द के नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा? समान आएगा। क्या दिखाएगा? समान। इसका अर्थ क्या होगा? समान। ठीक है, तो इस सम उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे समकालीन, ठीक है, समकाल। देखिए कौन कौन से बनेंगे? समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, समकालिक, ठीक है, समकाल। तो ये जितने भी शब्द हैं, जैसे समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, ये जितने भी शब्द हैं ये कैसे बने हैं? सम उपसर्ग से बने हैं। क्लियर? अब इसका 10वां उपसर्ग शब्द देखते हैं,
ये 10वां भी है और इस जो 5वां प्रकार है उपसर्ग के प्रकार का, इसका आखिरी शब्द भी है। ठीक है। सह, सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ क्या होता है? साथ। ठीक है। अब इस सह, सह उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? देखिए, सहपाठी, सहकार, सहयोगी, सहचर, सहगामी। ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं, सहपाठी, सहकार, सहयोगी, सहचर, सहगामी, ये शब्द काहे के सह उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए हैं। ठीक है। तो अब हमने कौन कौन सा पढ़ा? सम और स। ठीक है। तो हम हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत के अवयव होते हैं, उनके 10 शब्द पढ़ चुके हैं। आज हमने हमारा तीसरा प्रकार उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द, उपसर्ग शब्द। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रकार अंग्रेजी के उपसर्ग शब्द, और उसके बाद 5वां प्रकार हमने हिंदी के उपसर्ग जो कि संस्कृत के अवयव होते हैं। ठीक है, वो पढ़ा। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है उपसर्ग। क्या कंप्लीट होता है? उपसर्ग और उसके प्रकार। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय और उसके प्रकार। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।